हमारा जो मकसद है वो चीज़ को ख़त्म करना नहीं है। हमारा मकसद है चीज़ को समझना और एग्ज़ाम के हिसाब से पूरी तैयारी करना। अब जहाँ तक एग्ज़ाम की तैयारी का ताल्लुक है तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि आपका सिलेबस के तीन चीज़ें आप कह सकते हैं। एक तो आपका सिलेबस कवर्ड हो पूरा। अब हम इसमें वो मार्जिन नहीं लेते कि चलो ये चीज़ नहीं की तो छोड़ दो, आ भी गई तो 2-3 नंबरों से रह जाएंगे, नहीं, ये नहीं करना। हर चीज़ पढ़नी है। कुछ थोड़ी चीज़ें ज़्यादा पढ़ेंगे जो थोड़ी सी टेक्निकल हैं, जो ज़्यादा टेक्निकल नहीं है वो थोड़ा कम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ना सब कुछ है। तो एक तो हमने अपना सिलेबस पूरा कवर करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर करने हैं, सिर्फ पढ़ना नहीं है। बी लॉ में वो आपके कॉन्सेप्ट चेक करता है और इसमें फेलियर रेशो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ये ख्याल रखना है। फेलियर रेशो इसलिए ज़्यादा है जो मैं समझता हूँ कि पूरे सीए में उसने बिज़नेस लॉ एक ही बार पढ़ाना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना, ठीक है। बाकी जैसे हम एक्सपर्ट होते हैं अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, आपने पहले इंट्रो पढ़ी, फिर FR1 पढ़ेंगे, फिर FR2 पढ़ेंगे, फिर सीए फाइनल में जाके एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग भी आएगी। इसी तरह टैक्सेशन में भी यहाँ पे आपको इनकम टैक्स पढ़ाता है, टैक्सेशन पढ़ाता है, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। फाइनल लेवल में जाके फिर एडवांस टैक्सेशन भी आती है। कॉर्पोरेट लॉ, यहाँ पे आपको कंपनी लॉ पढ़ाता है, आगे जाके फिर एडवांस कॉर्पोरेट लॉज भी आते हैं, क्योंकि ये वो एक्सपर्टीज़ हैं जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से मंसूब है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ऑडिट। यहाँ आपको कैफ 8 में पढ़ाता है ऑडिट एंड इंश्योरेंस, CA फाइनल में जाके फिर एडवांस ऑडिट आता है। लेकिन बिज़नेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो यहाँ उसने जो पढ़ा दिया उसको पढ़ा दिया, आगे बिज़नेस लॉ रिपीट नहीं होता, क्योंकि हम बिज़नेस लॉ के एक्सपर्ट नहीं हैं। बिज़नेस लॉ के जो केसेस होते हैं, जो मसले मसाइल होते हैं, वो लॉयर्स बेसिकली देखते हैं। हम सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें पता हो कि बेसिक जो बिज़नेस के लॉज हैं कौन से हैं और लॉज क्या कहते हैं, बस हमने बेसिक चीज़ें करनी है। लेकिन इतनी भी बेसिक नहीं है कि वो आपको कहे कि पढ़ लो और एज इट इज़ वो क्वेश्चन पूछ लो और आप जवाब दे दें। ये एकेडमिक्स नहीं है, ये कोई यूनिवर्सिटी एजुकेशन नहीं है, प्रोफेशनल एजुकेशन है। यहाँ अपने नॉलेज को अप्लाई करना होता है। तो याद रखें कि यूनिवर्सिटी में और प्रोफेशनल एजुकेशन में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है, अब एक जनरल लेवल पे पॉलिश किया जाता है कि किसी जॉब पे चले जाएं तो आप हर चीज़ को जानते ज़रूर हों बस। प्रोफेशनल स्टडीज़ में सिर्फ आपको पॉलिश करके सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। यहाँ और वहाँ यूनिवर्सिटी एजुकेशन में जो मकसद होता है कि आप थ्योरी में ग्रिप करें और आगे बढ़ते जाएं, BSc, MSc, MS और PhD, फिर रिसर्च करें। रिसर्च में जाकर आप कोई एक टॉपिक पकड़ें, एक टॉपिक एक्सपर्ट हो जाएं और फिर उस टॉपिक में रिसर्च भी और टीचिंग या जो भी आपने करना है उसमें आप एक्सपर्ट हों और उस फील्ड को आप पकड़ लें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। लेकिन प्रोफेशनल एजुकेशन में आपने सिर्फ नॉलेज लेना नहीं होता, असल में आपने नॉलेज अप्लाई करना होता है कि ये सूरत हाल बन गई है, लोग आपसे मशवरा मांगते हैं कि क्या करूं। यहाँ पर आपने एडवाइस करनी है तो यहाँ सिनेरियो बेस्ड चीज़ें ज़्यादा हैं, जैसे आपने PRC में भी देखा होगा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ सिनेरियो बेस्ड ज़्यादा है। अब बिज़नेस लॉ कहने को तो बिज़नेस लॉज हैं, लेकिन यहाँ वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मांगता है और अगर आपने सिंपल स्टडी की हुई है तो शायद आप उस क्वेश्चन को जवाब नहीं दे सकेंगे। यहाँ थोड़ा सा हमें थोरो स्टडी करनी पड़ती है, थोड़ा डीप जाके समझना पड़ता है। तो पहली बात तो है कि सिलेबस कवर करना है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ पढ़ के नॉलेज नहीं ले लेना, उस नॉलेज को अप्लाई करना और जहाँ जहाँ कोई जैसे कहते हैं कुंडी या कोई प्रॉब्लम है जहाँ पे आप फंस सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी है, वो हम यहाँ पे करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि जो कुछ आपको आता है आपको उसे लिखने का भी हुनर आना चाहिए। सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं है, समझ तो सब कुछ आ गया है, अब जब लिखने की कोशिश करते हो तो समझ ही नहीं आती इंग्लिश क्या लिखें, इंग्लिश लिखते हो तो उल्टी सीधी सी। यहाँ वो आपको बड़ी एग्जेक्टिव लेवल की जॉब के लिए तैयार कर रहा है और वहाँ लोग आपसे रिपोर्ट्स मांगेंगे, आपने रिपोर्ट्स लिख के लोगों को देनी है, अपने CEO को देनी है, गवर्नमेंट को देनी है। अगर आपको रिपोर्ट राइटिंग ही नहीं आती तो फिर मसला क्या होगा कि आप एक एक्सेल नहीं कर सकेंगे, बदनामी होगी आपकी भी कि यार देखो कहने को चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये सिंपल सा लेटर लिखने को क्या ये भी नहीं लिखा जा रहा है इससे, ठीक है। तो तीसरी चीज़ है प्रेजेंटेशन। तो हमने बेसिकली इन तीनों चीज़ों को जहन में रख के चलना है और तीनों चीज़ें आपके भी हर वक्त जहन में रहनी चाहिए कि जो हम आगे बढ़ेंगे आपकी तीनों चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। नंबर 1 सिलेबस कवर हो रहा हो प्रॉपर तरीके से। नंबर 2 कॉन्सेप्ट्स जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वो भी आपको समझ भी आ रही है और आपको आइडिया भी हो रहा हो कि इसमें हम ऐसे आगे कैसे बढ़ रहे हैं। और तीसरे नंबर पे हम प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ मैं आपसे लिखवाऊंगा भी, कुछ हम क्वेश्चन करेंगे। आपने ये भी देखना है कि आपकी स्टोरी टेलिंग की जो सलाहियत है वो बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही। स्टोरी टेलिंग दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंट है।
आप सिंपल अल्फाज में एक किस्सा बोलते चले जाएं, लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे, नींद आना शुरू हो जाएगी लोगों को। उसी किस्से को आप ज़रा डिफरेंट अंदाज में बोलेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा और समझ भी आएगी, रिटेन भी हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है और तीनों चीज़ों के बेस पे आपने एनालिसिस अपना करते रहना है और मुझे बताते रहना है कि सर ये तीनों चीज़ें कवर हो रही हैं, मतलब बेहतर हो रही हैं या नहीं हो रही। कोई एक चीज़ भी अगर बेहतर नहीं हो रही तो आपने मुझे बताना है। सिंपली ये नहीं है कि बस सर ने पढ़ा दिया, हमें समझ आ गई तो बहुत अच्छा जा रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है। क्लियर? तो ये तीन चीज़ें, मैं बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आपको नहीं देता, लेकिन ये तीन चीज़ें आपने बहरहाल जहन में हमेशा रखनी है। और जहाँ आपको लगता है कि नहीं कोई डेफिशिएंसी चल रही है, नहीं समझ आ रही, आपने मुझसे रब्ता करना है। क्लियर है? तो हमने चीज़ों को साथ साथ कवर करना है, मैंने लिंगर ऑन नहीं करना, साथ साथ पढ़ना है। अगर आपने साथ साथ पढ़ा तो बिलीव मी कि बहुत आसान सब्जेक्ट है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने इन तीन चीज़ों को नहीं जहन में रखा या इनमें से किसी एक चीज़ को भी इजी ले लिया तो फिर बड़ा मुश्किल है। ठीक है? तो इन तीन चीज़ों को जहन में रखते हुए हम आज से बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा सिलेबस है क्या, और मैं पूरे सिलेबस का एक रिव्यू करूँगा। मतलब ये आपने पहले भी देखा होगा कि मेरी एक आदत है, मैं पूरी पहले स्टोरी टेलिंग करता हूँ, ए से लेके जी तक पूरी एक चीज़ आपको बता ज़रूर देता हूँ कि ये ऐसे चलती है चीज़, यहाँ से शुरू होती है, फिर ये स्टेप होता है, ये होता है। जब हम ये काम पूरा कर लेंगे एक दो लेक्चर्स में तो फिर हम बाकायदा एक एक टॉपिक उठाते जाएंगे और उसे कवर करते जाएंगे। क्लियर है? अब जहाँ तक बिज़नेस लॉस का ताल्लुक़ है तो हम आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी बुक्स खोल लीजिए और इसका जो टेबल ऑफ कंटेंट है सबसे पहला जहाँ पे चैप्टर्स लिखे हुए हैं वो खोल लीजिए। जी जनाब, तो हमारे सिलेबस में हमारे स्टडी टेक्स्ट के मुताबिक कितने चैप्टर हैं? 18। ठीक है, और लॉज कितने हैं हमारे सिलेबस में ये आपको भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, हमारे सिलेबस में हैं तीन तो बड़े लॉज हैं, ठीक है, और कुछ छोटे लॉज हैं, तो ये वो तकरीबन 6 तकरीबन वो हो जाते हैं, तो 9 लॉज हैं। 9 लॉज आप घबराना नहीं है, जो आपका तकरीबन 90% पोर्शन है ना वो 3 लॉज हैं। ठीक है, नंबर 1 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नंबर 2 है पार्टनरशिप एक्ट और नंबर 3 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। 3 मेजर लॉज हैं। ठीक है, वैसे तो बिज़नेस लॉ अगर आप कभी आपने किसी ने बैचलर्स किया हो बिज़नेस में या BS इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया हो या वो होता है ना BBA किया हो, उसमें भी बी लॉ होता है, लेकिन उसके अंदर या BCom किया हो, जैसे मैंने BCom किया था, तो BCom का जो सिलेबस है थोड़ा फ़र्क है। जैसे उसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी है, उसमें कॉमन कैरियर्स एक्ट भी है और इस तरह के और एक्ट भी हैं। तो बिज़नेस लॉ जो है ना कोई एक लॉ का नाम नहीं है, बिज़नेस लॉ एक पूरी क्लास है। बहुत सारे लॉज जो बिज़नेस से डील करते हैं बाय वन वे और अदर, उन्हें हम एक जनरल टर्म में जेनरिक टर्म में क्या कहते हैं, ये बिज़नेस लॉज हैं। ठीक है, तो बिज़नेस लॉ किसी एक लॉ का नाम नहीं है, बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही हैं, उसने बाकी नहीं शामिल किए। BCom में इससे ज़्यादा हैं थोड़े से, लेकिन BCom फिर इसलिए आसान हो जाता है कि वो रट्टा सिस्टम है, वो सीधे सीधे क्वेश्चन करता है, आपने सीधे सीधे जवाब देने होते हैं और आप पास हो जाते हो। ना सिर्फ पास होते हो बल्कि नंबर लेते हो। यहाँ पे वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं करता, आपसे वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, आपको मजबूर करता है कि आप पहले सोचें कि इस सिनेरियो में कौन सा लॉ अप्लाई होता है, कैसे होता है और क्या जवाब देने हैं। तो एनी हाउ वो हम कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारे 3 लॉज हैं। तो हमारा सिलेबस जो शुरू होता है, सबसे पहले जब भी कोई नया टॉपिक या नया सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो आप ये पढ़ते हैं कि ये सब्जेक्ट है क्या। जैसे अकाउंटिंग हमने शुरू की थी, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, अकाउंटिंग की डेफिनेशन। जब भी आपने कोई काम करना होता है तो आपने उसमें आगे बढ़ना होता है, तो फिर आपने ये भी फ़ैसला करना होता है कि मैं इसमें पढ़ूँ, रिसर्च करूँ, थोड़ी बहुत किताबें पढ़ूँ। उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप वही किताबें पढ़ें जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब कैसे पता चलेगा ये किताब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए मेरा सब्जेक्ट क्या है, फ़िज़िक्स। अब अगर फ़िज़िक्स की बात करते हैं, मैं कहता हूँ ये जो कैमरा है ये कैसे फंक्शन करता है, तो क्या ये इसका फंक्शन आपने समझना है। अब आपको किताब चाहिए जिसमें लिखा है हाउ अ कैमरा इज़ ऑपरेटेड। ठीक है, तो आप कौन सी किताब, आप साइंस में जाना चाहते हो तो कौन सी किताब पकड़ोगे, फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री की या बायो की? फ़िज़िक्स की।
इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कैमरा के ऑपरेशन का जो एक पूरा तरीका है ये कौन सी साइंस में आता है, तो फिज़िक्स में आता है। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स क्या होती है, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो मैं पढ़ने लगा हूँ ये क्या चीज़ है, इसका स्कोप क्या है, इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, कौन सी चीज़ इसमें नहीं आती, तो मुझे चीज़ वो उसी किताब में मिलेगी जो उससे रिलेटेड है, मुझे इसके अलावा किसी दूसरी किताब में ये चीज़ नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि लॉ क्या होता है। चैप्टर नंबर 1, लॉ इंसान की बनाई हुई चीज़ है, लिहाजा फिर हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि इंसान लॉ बनाता कैसे है। तो चैप्टर नंबर 1 जिसका हमारा नाम है लीगल इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम। लॉ क्या है इसमें हम पढ़ेंगे। इसमें यह भी लिखा है कि वाई चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टडी लॉ, लेकिन वो फजूल सी बात है, वो तो कॉमन सेंस की बातें हम पढ़ लेंगे। लेकिन इसमें असल चीज़ जो लिखी है, जो इंपॉर्टेंट है, और इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है चैप्टर 1 में से लाजमी आता है, वो ये है कि लॉ कहते किसे हैं, लॉ बनता कैसे है। और पाकिस्तान में जो हमारी पार्लियामेंट है वो मुख्तलिफ लॉज बनाती है, हम सबको पता है, उस लॉ बनाने का तरीका क्या है इस तरह। और फिर एक आधी और चीज़ है और अब हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ सबसे पहले हम समझेंगे कि लॉ होता क्या है और लॉ बनाने का प्रोसीजर या प्रोसेस क्या है, चैप्टर 1। उसके बाद फिर हमारा बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाता है, बिज़नेस लॉ के लॉज पढ़ना हम शुरू कर देते हैं। उसमें सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसके वजह से साल में अक्सर ही भूल जाता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है 1872 ही है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। हमारे चैप्टर नंबर 2 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक, चैप्टर 2 टू चैप्टर 10 वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कवर होते हैं, चैप्टर 2 से लेके 10 तक, ठीक है। तो कितने चैप्टर हो गए, 8 चैप्टर, 8 चैप्टर आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हैं। फिर चैप्टर नंबर 11 से लेके 13 तक हमारा दूसरा लॉ शुरू हो जाता है, वो है पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, 1932। चैप्टर 11 से लेके 13 तक 3 चैप्टर इसके हैं। इसके बाद फिर तीसरा चैप्टर नंबर 14 एंड 15, ये तीसरा लॉ शुरू होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ठीक है, 1874 है शायद। अगेन वही बात है कि मुझे जो साल है ना ये आगे पीछे मैं कर देता हूँ, खैर इसे हम देख लेंगे, ठीक है। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट चैप्टर नंबर 14 एंड 15 क्लियर हो गया। और उसके बाद जब नीचे आते हैं तो फिर हमारा चैप्टर नंबर 16, 17 और 18, आप इस एरिया को कह सकते हैं अदर लॉज। ये आज से 2, 2.5, 3 साल पहले तक नहीं थे सिलेबस में, ये अभी ऐड हुए हैं क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नए नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये लॉ पहले थे ही नहीं, पिछले 15-20 साल में ये लॉ इमर्ज हुए हैं। पहले तो मोबाइल जो बैंकिंग है वो होती नहीं थी आज से 15-20 साल पहले तक। मुझे याद है कि 92 की बात है शायद, 92-93 में पहली बार मोबाइल फ़ोन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। और मुझे याद है कि मैं तो इतना शौकीन नहीं था, छोटे भाई ने लाइन में लग के सिम ली थी। यू फ़ोन आया था सबसे पहले और लाइन लगी थी, लोगों की लाइनें लगी थी कि जरा मोबाइल एक नया चीज़ आई है मोबाइल। उससे पहले आप घर से निकल जाते थे तो आप घर वालों के लिए फारिग होते थे, आपको लोकेट करना पॉसिबल नहीं था, मोबाइल ही नहीं था। आप पीछे बंदे भागेंगे, कहीं ढूंढेंगे, ढूंढ ढांड के बताएंगे, कुछ खुदा ना खास्ता कोई अच्छी बुरी हुई है तो वही है, मोबाइल था ही नहीं। तो मुझे अभी तक याद है कि लाइनें लगी थी और लाइनें लग के तो लोगों ने पता नहीं 500-500 रुपये की, 1000 रुपये की एक सिम ख़रीदी थी। फिर वो टेक्नोलॉजी तरक्की करती चली गई, आज आपको सिम फ्री मिल जाती है। वो कहते हैं सिम लो सही और बैलेंस डलवाओ, इतना कंपटीशन हो गया है। उस वक्त फिर ये जो मोबाइल बैंकिंग थी ये बिल्कुल नहीं थी। मुझे वो वक्त भी याद है कि बिजली का बिल जमा करवाना होता था तो 4 दिन पहले से दिमाग में सवार हो जाता था, यार बैंक जाना है और लाइन में लगना है, और लाइनें लगी होती थी, अपनी लाइन में लगे। और आखिरी दिनों में ज़रा लेट हो गया, आखिरी दिन आ गया तो वो लंबी लाइन है जनाब, 1.5 घंटा आपका वहाँ ज़ाया हो रहा है, कोफ्त अलग हो रही है, गर्मी में खड़े हैं, पसीना और लड़ाई मार कुटाई झगड़ा वगैरह जो आपस में हो जाता है। लाइन तुम आगे क्यों आ गए, तुम पीछे क्यों चले गए। लेकिन आज क्या है, आज रात 12 बजे आपको 11:45 बजे अचानक याद आया हुआ है तो आखिरी डेट थी,
बिल की, 12 बजे तक टाइम है, आपने फ़ौरन मोबाइल निकाला, विद इन 2 मिनट्स आपने 4 बटन प्रेस किए, बिल पे हो गया। अब मैं तो, मुझे नहीं याद कि मैं कई साल पहले कभी मैं बैंक गया हूँगा बिजली का या किसी को बिल पे करने, नहीं तो मैं तो घर से पे कर रहा हूँ। तो ये टेक्नोलॉजी चेंज हुई। जब टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो आप तो 4 बटन प्रेस करते हैं, आपको तो लगता है कि बड़ा आसान काम है, लेकिन इसके पीछे पूरा सिस्टम चल रहा है, इसके पीछे सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं, इसके पीछे हार्डवेयर्स चल रहे हैं। आप अपना बिल पे करते हैं तो आप ही का बिल पे होता है, ये नहीं होता कि बिल आपने पे किया, पे पड़ोसी का हो गया, बाद में पता चला कि सिस्टम में ख़राबी थी, वो बिल तो उसका पे हो गया, अब आप भागे फिर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, पूरे सिस्टम बनाने पड़ते हैं। हैकिंग होती है, आपको पता सब। तो अगर कोई जो हैकर हैं वो ये भी तो कर सकते हैं कि जब आप बिल पे करने लगे किसी तरह आपके वो सिस्टम को कैप्चर करें और आपके पैसों से अपना बिल पे करवा लें, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब ये आए कि जब नई टेक्नोलॉजीज़ आई तो आपको उन पर कंट्रोल रखना पड़ा, कंट्रोल बनाना पड़ा। जब कंट्रोल बनाना है तो कंट्रोल कैसे बनता है? लॉज के थ्रू। हुकूमत तो लॉज के थ्रू कंट्रोल करती है ना कि तुम ये करोगे तो ये सज़ा है, ऐसे कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का लॉ बनाना पड़ा। पहले हमारा क्राइम का लॉ होता था कि जनाब कत्ल कर दिया तो कत्ल की ये सज़ा है, जानबूझ के कत्ल किया तो ये है, गुस्से में किया तो ये किया, गलती से हो गया तो ये, अपने आप को बचाते हुए किया तो उसकी सज़ा नहीं होती, आपको साबित कर दें कि सेल्फ डिफेंस में किया है। सिर्फ यहाँ तक, डकैती किया तो ये सज़ा है, अगर गन पिस्टल दिखाई है, धमकी दिया तो ये सज़ा है। पहले इतने ही लॉज थे, ठीक है। लेकिन आज क्या लॉज हैं? आज लॉज हैं कि अगर आपने हैकिंग की तो उसकी ये सज़ा है, आपने किसी के मोबाइल के अंदर घुसने की कोशिश की, ये सज़ा है, आपने फेसबुक पे किसी की तस्वीरें उठा के उन्हें गलत अंदाज में शेयर किया, गलत यूज़ किया तो ये सज़ा है। ये सारे अब ये जो सज़ाएँ किस चीज़ की हैं? इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स की, साइबर क्राइम्स की। पहले तो ये होता ही नहीं थे, अब आ गए तो फिर आपको लॉ भी बनाना पड़ा। तो आज से 20-25 साल पहले तो साइबर क्राइम से रिलेटेड कोई लॉ था ही नहीं दुनिया में, क्योंकि चीज़ ही एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब चीज़ें आई तो लॉ बनाना पड़ा। तो ये जो आखिरी 3 चैप्टर है ना, 16, 17, 18, इसमें बेसिकली तकरीबन 6 लॉज कवर होते हैं, लेकिन ये 6 लॉज ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का काम है, 3 से 4 दिन का। तो आपने सिलेबस देख के घबराना नहीं है। आपका सिलेबस जो है बेसिकली जो हैवी सिलेबस है, जिस पे आपका ज़्यादा टाइम लगता है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है। उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी अगर हम 2-2 घंटे की क्लास करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का, बस 3 क्लासेस में ये ख़त्म हो जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि परेशान नहीं होना सिलेबस देख के। सिलेबस की क्वांटिटी या देखने में बहुत ज़्यादा लग रही है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लग रहा है। जब आप इसे समझना शुरू करेंगे तो आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और चीज़ें बस ग्रिप में आ जाएंगी। तो इससे नंबर ऑफ़ चैप्टर्स देख के नहीं घबराना। आखिरी 3 चैप्टर तो मैंने जैसे आपको बताया कि 3 दिन का काम है, तो पीछे रह जाते हैं 15। हमारी असल गेम 15 में ही होगी। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। चैप्टर नंबर 13, 14, 12, 13, 14 पार्टनरशिप, इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है, इसमें से 1 क्वेश्चन। और चैप्टर नंबर 1 में से 1 क्वेश्चन, और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में से जनरली 1 क्वेश्चन हर सूरत आता है। और अदर लॉज जो है ना, चैप्टर नंबर 16 से 18, इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और एक क्वेश्चन आता है आपका MCQs का, जिसमें ये सब कुछ ही कवर होता है। 15 MCQs होते हैं जनरली, ठीक है, 15 MCQs होते हैं। लेकिन ये उस तरह के MCQs नहीं है जैसे आपके PRC में, वो तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी कर देता है ना, और बहुत थॉरो स्टडी वैसे नहीं है। ये निस्बतन सीधे सीधे होते हैं, ठीक है। तो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन तो ये बन गए, और ऑन एवरेज तकरीबन 10 के करीब क्वेश्चन वो आपसे पूछता है, ठीक है। अब 10 क्वेश्चन से भी घबरा नहीं जाना। 10 क्वेश्चन कुछ होते हैं लंबे, लेकिन ज़्यादातर छोटे छोटे होते हैं। मतलब छोटे का मतलब बहुत छोटे भी नहीं होते, सिनेरियो होता है, आपने अपनी कहानी क्रिएट करनी है, 8 लाइनें, 10 लाइनें, 12 लाइनें। और आप कह लें कि उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट वाला क्वेश्चन नहीं होता, जनरली कम से कम 2 पार्ट ज़रूर होते हैं, और 3 पार्ट्स भी होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। तो आप कह लें कि तकरीबन 1-1.5 पेज का एक क्वेश्चन हो जाता है, 1.5 या मैक्सिमम 2 पेजेस का। लेकिन अगर आपको चीज़ आती है तो 2 पेजेस लिखने में आपको टाइम कोई नहीं लगता। प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब आपको चीज़ समझ ही ना आ रही हो, फिर आप सोच के लिखते हैं। हमने कोशिश करनी है कि हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हों कि अपना आइडिया डेवलप करें और लिखना शुरू कर दें, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन ये हो गए। बाकी 5 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से। सबसे ज़्यादा जो हैवी होता है ना, जो वॉल्यूम होता है क्वेश्चंस का, वो इसमें से होता है। क्लियर है? लेकिन अगेन मैं बार बार कहूँगा, आप प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं,
लिहाजा आपने अब ये नहीं करना है कि सारा जोर इस पर लगाएंगे, इसे बस देख लेंगे, नहीं, हमारे लिए एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। अब चला रहे थे तो उसने भी चला लिया, फिर तुम लोग बर्दाश्त कर लो थोड़ा सा, उसे इंस्ट्रक्शन दे देगी कि ना यार एहतियात किया करो, लेकिन उसे ये नहीं कह सकती कि तुमने गलत किया है। सब चला रहे थे, लेकिन एक आम दिन है और रात 2 बजे का टाइम और वो क्रैकर चला रहा है, फिर तो कोर्ट कहेगी तुमने बिल्कुल गलत किया हालातों वाक़यात के मुताबिक। ठीक है, हालातों वाक़यात का मतलब क्या है कि क्या ये होना चाहिए कि नहीं, जनरल रूटीन क्या है, इस सोसाइटी का कल्चर क्या है। एक सोसाइटी है जिसमें सारे लाउड बोलते हैं, एक बंदा और लाउड बोल रहा है, आपको वो अनयूजुअल नहीं लगेगा। एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें सारे बड़े धीमे मिजाज के लोग हैं, उसमें एक लाउड स्पीकर है, लाउड बोलने वाला बंदा है, वो सबको अजीब सा अनयूजुअल लगेगा, होता है ऐसे, ठीक है ना। तो आप कोर्ट ये देखेगी कि जनरल सोसाइटी का कल्चर क्या है, इस माशरे का कल्चर क्या है, ये बजाते खुद एक लॉ बन गया। ठीक है ना, मैं इसकी एग्जांपल और दूंगा। फिर दूसरा सोर्स क्या है, कोई मसला आ गया, बात कोर्ट में चलेगी, कोर्ट ने लॉ खोला, लॉ में कुछ भी नहीं लिखा डायरेक्टली उसके बारे में। अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ये कर सकती है कि इससे मिलता जुलता केस माजी में भी कहीं किसी कोर्ट में गया था, गया था तो वहाँ उस कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया था, उस फैसले को बुनियाद बना सकती है। वकील ये कह सकता है कि सर इससे बिल्कुल मिलता जुलता केस आज से 4 साल पहले फ़लाँ कोर्ट में प्रेजेंट हुआ था और कोर्ट ने ये फ़ैसला किया था, तो ये कोर्ट कह सकती है हाँ हम भी उसी फैसले को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिस हैं, सोर्सेज हैं। सारे सोर्सेज पार्लियामेंट से नहीं आते, सारे लॉ पार्लियामेंट से नहीं बनते, याद रखें। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, ये 4 या 5 हैं, वो हम पढ़ लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ इसलिए कि हमने ब्रेन वार्मिंग करनी है, चीज़ों को समझना है, रट्टा नहीं लगाना। गाड़ियाँ हम अक्सर सेल परचेज़ करते हैं, एक पार्टी गाड़ी बेच रही है, दूसरी ख़रीद रही है। मैं अपनी होंडा सिटी से बेच रहा हूँ और मैं 25 लाख रुपया मांग रहा हूँ, एग्रीमेंट हो गया। उसने कहा जी मैं आपकी गाड़ी लेने को तैयार हूँ, मैंने कहा जी मैं तुम मुझे 25 लाख दोगे, मैं गाड़ी देने को तैयार हूँ। अब सवाल है कि उसमें सिर्फ ये लिखा है कि तुम मुझे 25 लाख दोगे और मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, ये कहीं नहीं लिखा कि तुम मुझे 25 लाख कब दोगे और मैं गाड़ी कब दूंगा। ये नहीं लिखा कि पहले मैं गाड़ी दूंगा या पहले तुम 25 लाख दोगे या इकट्ठे दोगे, अब ये नहीं लिखा। पाकिस्तान के लॉ में तो कहीं नहीं लिखा कि जब गाड़ी सेल होती है तो पहले पैसे दिए जाएंगे या पहले गाड़ी दी जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है। अब कोर्ट कैसे फैसला करेगी, एक बंदा कह रहा है ये मुझे पैसे नहीं दे रहा तो मैं इसे गाड़ी नहीं दे रहा, दूसरा कहता है ये मुझे गाड़ी नहीं दे रहा तो मैं इसे पैसे नहीं दे रहा, तो कोर्ट कैसे फैसला करेगी कौन गलत कर रहा है इसमें से। जो उनके बीच में बात हुई है, बात नहीं हुई ना, बात हुई होती ठीक है, शाबाश, जो उनके बीच में बात हुई है, चलें वो बात जब हुई है बीच में वो कहाँ लिखी होगी, कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट बजाते खुद एक लॉ नहीं बन गया। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा तो फिर अकॉर्डिंग टू उनके केस में उससे रिलेटेड कोई नहीं होता सर। फिर जो उस कंपनी का या उस बिजनेस का जो ट्रेडिशन जो ट्रेडिशन है हम पूछेंगे, कोर्ट पूछेगी हाँ भाई इस्लामाबाद की मार्केट में जनरली जब गाड़ियाँ सेल होती हैं तो पहले पैसे दिए जाते हैं या पहले गाड़ी दी जाती है या एट द सेम टाइम दोनों काम होते हैं, इस हाथ दे उस हाथ ले, ये होता है। तो पता चला कि नहीं, गाड़ियों के ट्रेड में कोई उधार शुधार कोई नहीं होता, लोग पैसे लेके आते हैं, पैसे पकड़ाते हैं और गाड़ी ले जाते हैं। तो कोर्ट कहेगी इसका मतलब तुम दोनों को भी एक साथ परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले कोर्ट कैसे देखेगी कि एग्रीमेंट में लिखा हो सकता है कि तुम पहले पैसे दोगे फिर मैं गाड़ी दूंगा। एग्रीमेंट में ये भी लिखा हो सकता है पहले तुम गाड़ी दोगे फिर मैं पैसे दूंगा। एग्रीमेंट में तो कुछ भी एग्री कर सकते हैं आप। तो एग्रीमेंट लॉ के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा, लॉ में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी जो एग्रीमेंट में बिल्कुल उसके ऑपोजिट लिखी हो, तो एग्रीमेंट बताते खुद लॉ बन गया। लेकिन अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा तो फिर ट्रेडिशन लॉ बन जाएगी। तो ये सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। तो मैंने 3-4 तो बता दिए। सबसे पहले लेजिस्लेशन व कानून साजी, वो कौन करती है? पार्लियामेंट। सबसे बड़ा सोर्स तो वही है, लॉ बनाती है पार्लियामेंट। नंबर 2 पे कस्टम्स, कल्चर क्या है सोसाइटी का। नंबर 3 पिछली कोर्ट ने यह फैसला किया था, चलें आप भी इसे मान लें, प्रेसिडेंट इसे कहते हैं प्रेसिडेंट। एक रवायत सेट हो गई है। रवायत क्या बनी हुई है? ट्रेडिशन। वो ट्रेडिशन नहीं है दूसरी, मतलब कि कोर्ट का लीगल प्रेसिडेंट क्या बना हुआ है, लीगल रवायत क्या बन गई है। तीसरा, चौथे नंबर पे एग्रीमेंट। ये सोर्सेज ऑफ लॉ है। ठीक है। सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ने का फिर हम पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में लॉ कैसे बनता है। तो पाकिस्तान में जब लॉ बनता है तो पहले ये पढ़ना पड़ेगा लॉ बनाता कौन है। तो लॉ कौन बनाता है पाकिस्तान में? पार्लियामेंट। जब हम कहते हैं पार्लियामेंट लॉ बनाती है, फिर पढ़ना पड़ेगा कि पार्लियामेंट का मतलब क्या है, किसे कहते हैं पार्लियामेंट।
पार्लियामेंट एक किसी एक बॉडी का नाम नहीं है, 3 बॉडीज़ को इकट्ठा करते हैं तो हम उस पूरे को पार्लियामेंट कहते हैं। वो 3 बॉडीज़ कौन सी हैं? नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंट हाउस। प्रेसिडेंट इंसान के तौर पे आपने कभी नहीं लेना। प्रेसिडेंट जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो हम एक डिपार्टमेंट की बात करते हैं, हम एक पर्सन की बात नहीं कर रहे, हम एक डिपार्टमेंट की, जिसका नाम है प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी ऑफ पाकिस्तान, सदारत पाकिस्तान, कसर सदारत, ठीक है, वो बताते खुद पूरा एक डिपार्टमेंट है। क्लियर है? तो ये 3 जब मुख्तलिफ हाउसेज या 3 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स मिलते हैं तो पार्लियामेंट बनती है। 3 बनते हैं तो अब लॉ बनना कैसे है? नेशनल असेंबली बनाएगी, सेनेट बनाएगी या प्रेसिडेंट बनाएगा, कैसे किया जाएगा, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक तरतीब से होगा, सारा कुछ हम पढ़ेंगे। जब ये पढ़ेंगे तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल असेंबली का मतलब क्या है, किस हाउस को नेशनल असेंबली कहते हैं, इसके मेंबर जो इलेक्ट होते हैं कि सिलेक्ट होते हैं, कैसे आते हैं, कितने होते हैं, ये कितने सालों के लिए होती है, और बाकी चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। फिर हमें सेनेट का भी पढ़ना पड़ेगा, सेनेट की बॉडी क्या है, इसके कितने मेंबर हैं, इनका इलेक्शन कैसे होता है। फिर प्रेसिडेंट हाउस के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, फिर प्रेसिडेंट के बारे में, फिर इसी तरह स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, सब हमें थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा कि ये कानून साजी के मामले में ये हाउसेज़ हैं, इन हाउसेज़ में ये लोग हैं और ये लोग क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो थोड़ा सा हम ये आइडिया लेंगे। ठीक है, और आखिर में फिर आ जाएगा एक आखिरी टॉपिक है आपका, उसे हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन किसे कहते हैं? कानून बनाने को। डेलीगेट करना, डेलीगेट करना, मैंने अपनी पावर तुम्हें डेलीगेट कर दी, अपनी पावर किसी और को दे देना। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऐसी कानून साजी जिसकी पावर थी किसी के पास और अपनी पावर किसी और को दे दी कि ये कानून तुम बना लो, है तो मेरा राइट, पावर मेरी थी लेकिन चलो मैं तुम्हें देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कौन अपनी पावर दूसरे को देता है? फेडरल गवर्नमेंट किसे देगी? प्रोविंसेस को नहीं, ये याद रखना है। पाकिस्तान का लॉ ऐसा है कि प्रोविंसेस फेडरल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है। ऐसा नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट ऊपर, प्रोविंसेस नीचे, तो ऊपर ये डोमिनेट करेगा और सूबों को मानना पड़ेगा। नहीं, पाकिस्तान का लॉ सूबों को इंडिपेंडेंट देता है, करार देता है। वो कहता है सर्टन केसेस में सूबे अपने मतलब की कानून साजी कर सकते हैं, फेडरेशन उन्हें मजबूर नहीं कर सकती। ये याद रखना है। ठीक है, जनरली होता है ये जो होते हैं ना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, मरकज़ से सूबों को नहीं आती, सूबों अपनी कानून साजी करते हैं अपने सूबे की हद तक, मरकज़ पूरे पाकिस्तान की कानून साजी करता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मरकज़ कानून साजी कर ही नहीं सकता, वो सूबों का इख्तियार है। ठीक है, ये होता है जैसे आपकी लोकल अथॉरिटीज़ नहीं होती, म्यूनसिपल कमेटी, टाउन कमेटी। अब टाउन कमेटी बेसिकली किसके अंडर आती है, फेडरेशन के या सूबों के? सूबों के। KP के नीचे जितने ज़िले हैं उन सब के अपने अपने ज़िला कौंसिल होंगी। ये मरकज़ के तहत नहीं आती, ये सूबे के तहत आती हैं। अब अपने इलाके में सूबे का इख्तियार है, लेकिन अपने कुछ इख्तियार वो ज़िला कौंसिल को दे देता है कि अपने इलाके में जो तुमने छोटे मोटे लॉज, बाई लॉज बनाने हैं वो तुम खुद ही बना लेना, हम तक क्यों आते हो। ठीक है, नौशहरा के तुमने गलियों का कोई लॉ बनाना है कि नौशहरा की गलियों में ये ईंट लगनी चाहिए, ये लॉ बनाना चाह रहे हैं आप, तो वो सूबे की लेवल पे जाने की क्या ज़रूरत है। नौशहरा का जो चेयरमैन बनेगा ज़िला कौंसिल का, वो फैसले करे, वहाँ की अपनी ये कौंसिल बन जाएगी, कौंसलर होंगे जो VC और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, वो और फिर नीचे कौंसलर बन जाएंगे, वो करें, नाजिम जिन्हें कहते हैं, नाजिम, नाइब नाजिम, वो फैसला कर लें। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में एक तो ये है जैसे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपने लोकल अथॉरिटी को कुछ इख्तियार दे देती है। दूसरा, पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन, ठीक है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी क्या करती है, आपके मोबाइल वगैरह को या सारे सिस्टम को कंट्रोल करती है। तो अब ये पाकिस्तान में जो मोबाइल नेटवर्क्स हैं सारे, इनके इससे रिलेटेड जो लॉज हैं, इन्हें ज़रा खींच के रखना है सबको, इनकी मैनेज करना है, इनके ऑपरेशंस को, या मैनेज तो नहीं करना है, मॉनिटर करना है। ये कौन करता होगा, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट? ये फेडरल का काम है, प्रोविंशियल का काम तो नहीं। ये तो नेशनल लेवल पे हर जगह अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। लेकिन अब फेडरेशन इन्हें कैसे करेगी? क्या प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली इनसे बात करेगा, यू फ़ोन से, मोबलिंक से? नहीं, किसके थ्रू करेगा? उसने PTA बना दी, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी बना दी ना, जिस तरह मोबाइल नेटवर्क्स को चेक करेगी। तो फिर जब अथॉरिटी बना दी तो अथॉरिटी बनाने का फ़ायदा नहीं, उसे इख्तियार भी तो देगी कि अगर एक बंदा ये काम नहीं करता उसे जुर्माना कर देना, मुझसे ना पूछना। प्राइम मिनिस्टर फेडरल गवर्नमेंट कहेगी मुझसे ना पूछना, तुम्हें इख्तियार दे दिया,
अगर वो ये जुर्म करेगा जुर्माना कर देना, ये किया तो ये कर देना, ये किया तो इसकी सर्विस बंद कर देना। बाकायदा लॉ बनाया, PTA एक्ट है, मौजूद है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी एक्ट, वो बाकायदा लॉ मंजूर हुआ पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने एक्ट के थ्रू PTA को इख्तियार दे दिया। ये कौन सी लेजिस्लेशन है? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का था, लेकिन उन्होंने एक सब लॉ बना के PTA को इख्तियार दे दिया। ठीक है, तो ये आखिरी हमारा टॉपिक होगा, इसे हम पढ़ेंगे। अगर आप इख्तियार दे रहे हो तो इख्तियार वापस भी ले सकते हो कि नहीं? ले भी सकते हो, अगर दिया तो ले भी सकते हो। लेकिन आपने इख्तियार दिया और उस बंदे ने कुछ काम किए जो आपको पसंद नहीं आए, तो आप कह सकते हो नहीं ये तुमने काम गलत किए हैं, मैं तो नहीं मानूंगा इसे, तुमने मेरा इख्तियार यूज़ किया है। ऐसा नहीं कर सकते। आपने जब इख्तियार दे दिया और उसने आपके इख्तियार के अंदर रहते हुए काम किया है, तो आप उसे डिनाई नहीं कर सकते। जो हो गया बस हो गया। सिर्फ एक केस में डिनाई कर सकते हो कि मैंने तो तुम्हें इख्तियार ही नहीं दिया था, मैंने तो तुम्हें कहा था 2 काम करने हैं, तुमने तीसरा काम कैसे कर लिया? आप अपने इख्तियार से भी तजावुज़ कर गए। इसमें फिर कोर्ट में जाके आप उसे कह सकते हैं कि ये वापस करें, इस काम को रिवर्स करवाया जाए। लेकिन अगर हमने इख्तियार दिया था और उसके अंदर रहते हुए उसने काम किया है, फिर आप इख्तियार वापस तो ले सकते हो, लेकिन वापस लेने से पहले जो वो काम कर चुका है वो वैलिड है। ये टेक्निकल चीज़ है जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? फिर चैप्टर नंबर 2 से हमारा कॉन्ट्रैक्ट शुरू होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट जब बनाना है, उसमें आज मैं बस थोड़ी सी बात करके ख़त्म करता हूँ, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो फिर हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है कि इसके स्टेप्स क्या हैं। एक ऑर्डर के साथ हमने चलना है, फिर हमें चीज़ें समझ आएंगी। जब 2 पार्टियाँ आपस में एग्रीमेंट करना चाहती हैं तो सबसे पहले क्या होता है? मैं अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ और आप लेना चाह रहे हो, तो सबसे पहले क्या होता है? ज़बानी क्या कम्युनिकेशन होती है? ऑफ़र होती है। एक पार्टी दूसरी को ऑफ़र देती है कि भाई ये काम मैं करना चाह रहा हूँ, तुमने लेना है तो ले लो। ऑफ़र होती है। ऑफ़र के बाद दूसरी पार्टी क्या करती है? या एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है। तो सबसे पहले ऑफ़र होती है, फिर ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाती है। जब ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है? अब वो दोनों बाउंड हो जाते हैं, दोनों बाउंड हो जाते हैं। तो अब एग्रीमेंट बन जाता है। आपने ऑफ़र दी, दूसरा सोच रहा, उसने जवाब ही नहीं दिया या उसने ना कह दिया, फिर तो एग्रीमेंट है ना हुआ, ख़त्म हो गई बात। आप ये नहीं कह सकते कि देखें मैंने तो ऑफ़र की थी, अब ये इसने जवाब नहीं दिया तो इसे पेनलाइज़ करें, मेरा इतना नुकसान हो गया है। आप नहीं कह सकते भाई, वो एक्सेप्ट करता तो बाउंड होता ना, वो तो बाउंड ही नहीं हुआ। जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो बाउंड हो गया। जब बाउंड हो गया तो अब आप दोनों एक दूसरे के साथ बाउंड हो गए। अभी तक सिर्फ आप बातचीत कर रहे थे। जब आपने एक ने ऑफ़र दी, दूसरे ने एक्सेप्ट किया, तो अब दोनों ने एक वादा कर लिया। अब दोनों की तरफ से प्रॉमिस हो गया। मैंने आपको ऑफ़र दी कि मैं आपको गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ 6 लाख में। आपने कहा नहीं सर मैं तो नहीं लेता, बात ख़त्म। आपने कहा मैं 6 लाख में लेने को तैयार हूँ। अब एक्सेप्टेंस हो गई। जब एक्सेप्टेंस हो गई तो मेरी ऑफ़र अब ऑफ़र नहीं रही, ये प्रॉमिस बन गया। अब मेरा प्रॉमिस क्या है कि मैं आपको गाड़ी दूँगा। जवाब में आपने क्या प्रॉमिस किया है? आप मुझे पैसे देंगे। ठीक है, अब ये एग्रीमेंट हो गया। जब एग्रीमेंट हो गया तो एग्रीमेंट के बाद कुछ हमारे लॉज में लिखा होता है कि ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता जब तक ये चीज़ें भी पूरी ना हो। मतलब एग्रीमेंट आप स्टैम्प पेपर पे ही करोगे भाई, प्लेन पेपर पे नहीं कर सकते। मैंने आपको ऑफ़र दिया, आपने एक्सेप्ट कर ली, प्लेन पेपर पे लिख लिया, तो एग्रीमेंट तो हो गया। लेकिन अगर मैं इस एग्रीमेंट को कोर्ट में ले जाता हूँ, हमारा आपस में फटा हो जाता है, कोर्ट इसे कभी नहीं मानेगी। कोर्ट कहेगी ये पाकिस्तान के लॉ में लिखा है कि एग्रीमेंट शुड बी ऑन स्टैम्प पेपर, तुमने तो लॉ को ही पूरा नहीं किया, तो मेरे पास क्या लेने आए हो? पहले लॉ तो पूरा करो। तो जब एग्रीमेंट के अंदर लीगल फॉर्मेलिटीज़ सारी पूरी हो जाएं तो हम कहते हैं इसमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी आ गई, लीगल पावर आ गई। लीगल पावर आने का मतलब क्या है कि अब दोनों पार्टीज़ लीगली बाउंड हो गई। अभी तक वो लीगली बाउंड नहीं थी, इथिकली बाउंड थी, अब वो लीगली बाउंड हो गई। लीगली बाउंड होने का मतलब है अब जो बैकआउट नहीं कर सकती। अगर किसी ने बैकआउट किया तो उसे अपने पैसे दे के या कोई चीज़ दे के जान छुड़ानी पड़ेगी, आराम से बैकआउट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑफ़र हो गई, फिर ऑफ़र के बाद एक्सेप्टेंस हो गई। एक्सेप्टेंस से क्या बन गया? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में जब लीगल इन्फोर्सेबिलिटी आ गई तो क्या बन गया? कॉन्ट्रैक्ट। तो हम जो पढ़ेंगे देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, ये थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन इसमें सबसे पहला स्टेप क्या था? ऑफ़र। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ऑफ़र भी ठीक थी कि नहीं थी। मैंने आपको कहा भाई मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ, ठीक है, ऑफ़र है, मेरे पास 4 गाड़ी हैं, मैं कहता हूँ भाई मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ, क्या ये ऑफ़र है? कौन सी गाड़ी बेचनी है तो मैं बता ही नहीं रहा। मैं बेचना चाह रहा हूँ अपनी मेहरान,
आपको लगता है कि मैं अपनी एक्जियो बेचना चाह रहा हूँ, तो आपस में एग्रीमेंट ही नहीं है, लिहाजा इस ऑफ़र को हम वैलिड ही नहीं कहेंगे। कोर्ट कहती है ये ऑफ़र एक्चुअली ऑफ़र ही नहीं है, ऑफ़र शुड बी वेरी क्लियर। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले ऑफ़र में पढ़ेंगे कि सारी ऑफ़र्स नहीं होती, कहने को ऑफ़र होती है लेकिन लीगली उसे हम ऑफ़र नहीं कंसिडर करते। फिर एक्सेप्टेंस भी ऐसे ही है, एक्सेप्टेंस का भी कोई तरीका होगा, कुछ चीज़ें एसेंशियल्स होंगी तभी एक्सेप्टेंस होगी। मैंने कहा जी मैं आपको अपनी गाड़ी 10 लाख में देना चाह रहा हूँ, आपने कहा सर मैं लेने को बिल्कुल तैयार हूँ लेकिन मैं 8 लाख में लेना चाह रहा हूँ, अब ये एक्सेप्टेंस नहीं है। आपने क्या किया है, आपने बजाय एक्सेप्टेंस करने के मुझे ऑफ़र दे दी है। मैंने आपको ऑफ़र दी थी 10 लाख की गाड़ी, 10 लाख की, आपने कहा नहीं 8 लाख, तो एक्चुअली आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने मुझे एक नई ऑफ़र दे दी कि नहीं सर मैं लेने को तैयार हूँ लेकिन 8 लाख में, अब मुझे एक्सेप्ट करना है। तो फिर ऑफ़र शुड बी अनकंडीशनल, जो मैं कह रहा हूँ एज इट इज़ आप कबूल करेंगे तो एक्सेप्टेंस होगी, अगर आपने उसे चेंज कर दिया तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हम फिर इन दोनों में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर ऑफ़र अल्फाज से भी हो सकती है, ऑफ़र अपने रवैये से भी हो सकती है। ठीक है, आप कहते हैं जी हम यासिर साहब से पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, अब यासिर साहब आपको कह नहीं रहे कि मैं पढ़ाऊँगा, आप आके बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं, अब यासिर साहब आते हैं और खड़े हो जाते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो क्या यासिर साहब ने आपकी जो ऑफ़र है कि हम यासिर साहब से पढ़ना चाह रहे हैं और इतने पैसे देंगे, क्या यासिर साहब ने एक्सेप्ट कर ली? मुँह से तो कुछ नहीं बोला लेकिन उन्होंने अपने रवैये से ये इजहार कर दिया कि मुझे कबूल है। तो फिर हम पढ़ेंगे कि ऑफ़र एक्सेप्टेंस कितने तरीक़ों से हो सकती है, ये सारी चीज़ें फिर डिटेल में जाएंगी। क्लियर? उसके बाद जब एग्रीमेंट हो गया, ऑफ़र जब एक्सेप्ट होगी तो क्या बन गया? प्रॉमिस। 2 प्रॉमिस कम अज़ कम बन गए। इन दोनों प्रॉमिस की अगर एक बॉडी है जो हम कहेंगे एक प्रॉमिस आपका एक मेरा, इस बॉडी को क्या नाम देंगे? एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट में जब लीगल इन्फोर्सेबिलिटी आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट भी एग्रीमेंट भी बन गया, लेकिन अब एग्रीमेंट ऑफ़र भी थी, ठीक थी, एक्सेप्टेंस भी थी, जब बज़ाहिर ठीक थी, लेकिन एग्रीमेंट किस चीज़ का था कि तुम इस बंदे को अगर तुम इसकी ठुकाई करो ठीक ठाक तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। ऑफ़र भी है, एक्सेप्टेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन ये एग्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि ये इलीगल है। तो लॉ में ये भी लिखा है कि कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसी हरकतें हैं जो आप मान भी जाएं, एक दूसरे के साथ एग्री भी कर लें, तब भी वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ख्याल करना है। तो फिर हम एग्रीमेंट में ये चीज़ भी पढ़ेंगे कि कौन से एग्रीमेंट हैं जो हो सकते हैं और कौन से एग्रीमेंट हैं जो नहीं हो सकते, ये भी हमारे सिलेबस में है। अच्छा, ये भी ठीक था, कोई इलीगल नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल वैलिड चीज़ थी, गाड़ी बेचने खरीदने की बात हो रही है, तो बस ठीक है, एग्रीमेंट वैलिड है। अब एग्रीमेंट वैलिड है तो लीगल इन्फोर्सेबिलिटी भी आ गई है, तो वो कन्वर्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट में। जब वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया है, उसके बाद अगला सवाल अब क्या है कि ये देखना है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ठीक हुआ है कि नहीं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, एग्रीमेंट तक तो वैलिड था, या एग्रीमेंट में भी कोई प्रॉब्लम है, वो 2-3 प्रॉब्लम हो सकती हैं। एक प्रॉब्लम ये है कि आपने एग्री तो कर लिया लेकिन आपने मजबूरन एग्री किया। मैंने यहाँ गन रखी है आपके इधर कनपट्टी पे और मैंने कहा साइन करो, और आपने साइन कर दिया, एग्रीमेंट तो हो गया। ऑफ़र थी मेरी तरफ से कि मैं आपसे आपका 50 लाख का प्लॉट 30 लाख में लेना चाह रहा हूँ, ऑफ़र तो थी, आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन गन दे के आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, एक्सेप्टेंस भी हो गई, तो क्या ये एग्रीमेंट हुआ? जी, एग्रीमेंट के लिए क्या ज़रूरी है? दोनों तरफ की क्या ज़रूरी है? दोनों तरफ की रज़ामंदी, दोनों तरफ की रज़ामंदी से कहते हैं कंसेंट। कंसेंट ज़रूरी है। ठीक है, कंसेंट आपकी है कि नहीं? जब मैंने गन पॉइंट पे किया, रज़ामंदी तो अपने मुंह से दी है कि नहीं, अपने होशो हवास में दी है कि नहीं? तो रज़ामंदी तो मौजूद है, ज़बरदस्ती है लेकिन रज़ामंदी तो मौजूद है ना। तो फिर कंसेंट होना काफ़ी नहीं है, कंसेंट आज़ाद भी होनी चाहिए, अपनी मर्ज़ी से दी जाए। तो फिर सिर्फ कंसेंट होना काफ़ी नहीं है, फ्री कंसेंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कंसेंट होना काफ़ी नहीं है, फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है। अब कंसेंट ही नहीं है, मैंने कहा मैं आपको अपनी गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ और मेरे पास 4 गाड़ी हैं और मैं मेहरान बेचना चाह रहा हूँ, मैंने सिंपल जगह मैं गाड़ी बेचना चाह रहा हूँ, आपको लगा आप मैं एक्जियो बेच रहा हूँ, आपने कहा सर मैं लेने को तैयार हूँ, कंसेंट है कि नहीं? कंसेंट है? क्लियर नहीं है, तो फिर वही बात है ना, क्लियर नहीं है तो कंसेंट है कि नहीं? या कंसेंट है और फ्री कंसेंट नहीं है? क्या है? कंसेंट ही नहीं है, कंसेंट ही नहीं है। कंसेंट किस चीज़ की होती है कि ये चीज़, ये वाली चीज़, इस क्वालिटी की चीज़, इतनी क्वांटिटी की चीज़, जब यही क्लियर नहीं है तो कंसेंट कहाँ हो गई? आप कहेंगे हो सर मुझे तो लगा था कि आप एक्जियो बेच रहे हैं,
मैंने कहा तुमने कंसेंट दी है, आप क्या कहेंगे सर मेरी कंसेंट एक्सजीओ के लिए थी, इसके लिए नहीं थी। तो कंसेंट ही नहीं है, कंसेंट ही नहीं है, ठीक है, ये हमें फ़र्क करना पड़ेगा। कंसेंट ही नहीं है, कंसेंट का मतलब फिर क्या हुआ, अभी मैंने कहा है रज़ा का एक्सजीओ तो नहीं है, मेहरान है, लेकिन ये मेहरान भी 8 लाख में ठीक ही है, ठीक है, आप मान गए, क्लियर है। या दूसरे अल्फाज में मैं इसे चेंज करता हूँ, कॉन्सेंट से को मिक्स नहीं करता। मैं आपका प्लॉट लेना चाह रहा हूँ 30 लाख में, जो कि मार्केट वैल्यू आपके ख्याल में है 50 लाख, ठीक है, मैंने आपसे ज़बरदस्ती साइन करवा ली है, गन दिखा के आपने 30 लाख में साइन कर दिए, एग्रीमेंट हो गया। अब बाद में आप चले गए कोर्ट में कि यार ये तो मुझसे ज़बरदस्ती की गई है, लेकिन अचानक आपको ख्याल आया कि यार 30 लाख में भी ठीक ही है, प्राइसेस गिरी हुई हैं, मैं गलत समझ रहा था 50, ये तो 40 के 35 के करीब तो फिर भी है, चलो 30 में बिक ही रहा है ना, कितना फ़र्क है। तो मैं 30 पे भी खुद से अपने आप में मैं एग्री हो गया कि यार 30 भी ठीक ही है। तो फिर मेरे पास इख्तियार होना चाहिए कि मैं चाहे इनकार करूँ चाहे इकरार कर लूँ, मेरी मर्ज़ी पे है ना, ज़्यादती तो मुझसे हो रही है, अगर मुझे ही वो ज़्यादती नहीं लग रही तो मेरे पास राइट होना चाहिए कि नहीं। अगर तो ये एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, फिर तो किसी के पास इख्तियार नहीं है, एग्रीमेंट ख़त्म। जिससे ज़्यादती हुई है उसके पास भी इख्तियार नहीं है एग्रीमेंट चलाने का, लेकिन दूसरे केस में उसे इख्तियार दिया जा रहा है कि अब तुम्हारी मर्ज़ी है, अगर तुम्हें लगता नहीं करना तो छोड़ दो, और अगर करना चाहते हो तो कर भी लो। ये इख्तियार देने के लिए फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया है और कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट भी हुआ है, लेकिन इसकी नेचर क्या है, इसकी एक मखसूस नेचर है, इसे हम कहते हैं वॉइड एबल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड किया जा सकता है। और कौन करेगा, दोनों पार्टीज में से जिससे ज़्यादती हुई है। आपने उस पार्टी की मर्ज़ी पे छोड़ दिया कि चाहो तो इसे एक्सेप्ट कर लो और चाहो तो इनकार कर दो, कोर्ट ने उसकी मर्ज़ी पे डाल दिया। तो यहाँ पर जहाँ कंसेंट ही ना हो वहाँ एग्रीमेंट होता ही नहीं है, और जहाँ कॉन्सेंट हो लेकिन फ्री ना हो वहाँ थोड़ी सी एक स्टेप हम आगे चले जाते हैं। हम ये नहीं कहते एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, हम कहते हैं एग्रीमेंट भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, बट हमने उस पार्टी की मर्ज़ी पे छोड़ दिया कि अब तुम्हारी मर्ज़ी है, इसे हम कहते हैं वॉइडेबल, ठीक है। तो कॉन्सेंट भी होनी चाहिए पर फ्री। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये नई मुसीबत सामने आ गई कि कॉन्सेंट फ्री थी या नहीं थी या ये था, कुछ चीज़ें ये देखनी पड़ेंगी, ये भी मसला ख़त्म हो गया। कंसेंट भी फ्री थी, एग्रीमेंट बिल्कुल ठीक था। अब अगला पॉइंट क्या है, एग्रीमेंट हो गया, दोनों पार्टियां खुशी से की हैं एग्रीमेंट, कोई उसमें मसला नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब अगली सोच जहन में क्या आनी चाहिए, अगला लॉ किस चीज़ का बनाएं, अगली प्रॉब्लम क्या आ सकती है। जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट के जेब में डाले फिरते तो नहीं रहना, परफॉर्म करना है, जो जो अपनी अपनी जिम्मेदारी करनी है। मैंने आपको गाड़ी देनी है, आपने मुझे पैसे देने हैं। अब बात आ गई परफॉर्मेंस की, दोनों तैयार हैं, एक गाड़ी लेने को तैयार है, दूसरा देने को तैयार है, लेकिन फड्डा हो गया कि पहले तुम गाड़ी दो, वो कहता नहीं पहले तुम पैसे दो। परफॉर्मेंस पे बात आ गई। अब परफॉर्मेंस के रिलेटेड लॉ भी तो बनाना पड़ेगा कि नहीं, देखना पड़ेगा पहले कौन करे, पहले पैसे दिए जाएं या पहले गाड़ी दी जाए, होगा कि नहीं। दूसरे अल्फाज में एक और इसकी एग्जांपल ले लें, हमने ये कहा कि मैं गाड़ी आपको बेच रहा हूँ और एग्री आपस में ये हुआ कि मैं फ़लाँ तारीख को गाड़ी आपके घर लेके पहुँचूँगा, मैं 4 बजे तक गाड़ी या 5 बजे तक आपके घर गाड़ी लेके पहुँच जाऊँगा। एग्री हो गया, उस दिन 5 बज गए, आप इंतज़ार करते रहे, मैं पहुँचा ही नहीं। 5:30 तक आपने इंतज़ार किया, फिर अब तंग आ गया, आपको काम था, आप निकल गए, मैं 6 बजे पहुँच गया पीछे, अब आप हैं नहीं। अब जब है नहीं तो मुझे गुस्सा आया कि यार मैं तो गाड़ी लेके आया हूँ, अब ये बंदा है ही नहीं। मैंने आपको फ़ोन किया, आपने कहा यार आपने तो 5 बजे आना था। मैंने कहा यार लेट हो गया, बात हो गया हूँ ना। आपने कहा मैं तो नहीं लेता, मैं तो घर से बाहर हूँ। मैंने आपको सू कर दिया कि देखें मैं गाड़ी लेके भी पहुँचा था, इसने नहीं ली, इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। असल में किसने तोड़ा है, असल में तो मैंने गलत किया है, मैं लेट पहुँचा हूँ, ठीक है। तो परफॉर्मेंस हुई कि नहीं हुई, नहीं हुई, परफॉर्मेंस नहीं हुई, ठीक है। लेकिन एज अपोज टू दिस, मैं गाड़ी लेके पहुंचा और मैं 4 बजे पहुंच गया, आप घर पे जानबूझ के निकल गए या आप किसी काम से निकल गए, मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने कहा हो यार मैं तो घर से निकल गया हूँ, आप आ गए हो, कल गाड़ी ले आना यार। अब क्या करूँगा मैं, मुझे गुस्सा आया, मैं गाड़ी वापस ले गया। क्या कल मुझे गाड़ी लानी चाहिए, नहीं। क्यों, क्योंकि एज़ पर एग्रीमेंट जो मैंने कर दिया। लेकिन जब मैंने कर दिया और मसला आ गया, मुझे नुकसान हुआ, क्या मैं उसे कोर्ट में सू कर सकता हूँ उस पार्टी को कि इसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ है, मुझे गाड़ी लाया फिर मुझे वापस भी ले जानी पड़ी, मेरा पेट्रोल लगा एक्स्ट्रा, मेरा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लग गया, जैसे कि मेरे पैसे पूरे भरे, इसने मेरा नुकसान किया। किस बेस पे मैं ये क्लेम करूँगा,
जी कॉन्ट्रैक्ट की वजह मैं गाड़ी गया लेके गया, मेरी ड्यूटी क्या थी, गाड़ी हवाले करना, वो तो मैंने की ही नहीं। तो क्या उसने तो चले लेट कर दिया, मैंने परफॉर्मेंस कर दी? मैंने परफॉर्मेंस क्या करनी थी, मैंने गाड़ी देनी थी। आपने परफॉर्मेंस क्या करनी थी, पैसे देने थे। चले पैसे तो बाद में आने थे ना, पहले गाड़ी आनी थी, गाड़ी तो मैंने दी नहीं। जब मैंने परफॉर्मेंस नहीं की तो आपने पैसे भी नहीं देने। तो क्या मैंने परफॉर्मेंस कर दी? नहीं। जब मैंने परफॉर्मेंस मैंने भी नहीं की तो मैं किस बेस पे अपना नुकसान का क्लेम कर रहा हूँ? पहले परफॉर्मेंस तो मैंने ही करनी थी, पहले मैंने गाड़ी लेके पहुँचना था, फिर पैसे मिलने थे, ठीक है। और गाड़ी मैंने डिलीवर करनी थी, वो तो मैंने की ही नहीं। तो लीगली मेरे पास क्या बेस है कंपनसेशन क्लेम करने की? पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं? लीगली मेरे पास क्या बेस है कंपनसेशन क्लेम करने की? अगला कहेगा आपने परफॉर्मेंस ही नहीं की। आपने भी तो नहीं की ना, मैंने चलो नहीं की, मैं लेट हो गया, आपने भी तो नहीं की, लेकिन ये परफॉर्मेंस हो गई क्योंकि आपने अपनी तरफ से बड़ी क्योंकि एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो मैंने करना था, मैंने करने की कोशिश की। दूसरी पार्टी की वजह से नहीं हो सकी तो मेरी परफॉर्मेंस बज़ाहिर एक्चुअली नहीं हुई लेकिन हो गई। इसका मतलब परफॉर्मेंस को फिर दो हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा लीगली मसले को हल करने के लिए। एक है एक्चुअल परफॉर्मेंस, गाड़ी देनी थी, दे दी। एक है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस करने की कोशिश की, अपनी मर्जी से कोशिश नहीं की, जिस तरह एग्री हुआ था उस हिसाब से कोशिश की और नहीं हो सकी, लेकिन लॉ कहता है ये भी परफॉर्मेंस है, लेकिन उसे थोड़ा सा अलग कर दिया, उसे नाम और दे दिया। क्या नाम दे दिया? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो लॉ कहता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस इज ऑल्सो अ परफॉर्मेंस। तो आपका कोई कसूर नहीं, आप गाड़ी वापस ले गए हैं, आपका कोई कसूर नहीं, आप ले गए, बिल्कुल ठीक लेके गए, पेनल्टी उसे पड़ेगी। किस बेस पे? अब वो ये नहीं कह सकता आपने परफॉर्मेंस नहीं दी, वाकई नहीं दी, लेकिन कोर्ट कहेगी भाई अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस भी तो कोई चीज़ होती है ना, वो तो उसने की है, तो परफॉर्मेंस के इक्विवेलेंट है, लिहाजा उसने परफॉर्मेंस कर दी। कोर्ट को एक मौका मिल गया ये बात करने का, लिहाजा परफॉर्मेंस हो गई। अब आप क्लेम करने की पोजीशन में आ गए हो। बात क्लियर हुई? अब परफॉर्मेंस में ये मसले आएंगे। फिर अगला मसला क्या आएगा परफॉर्मेंस में? किस टाइम पे परफॉर्म करना है, किस जगह पे परफॉर्म करना है, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें हम और पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड और चीज़ें आएंगी। तो हमारे परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दो चैप्टर्स हैं हमारे पास।